तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऋषिकेश से गोविंद घाट तक की यात्रा के लिए कब निकल सकते हैं और किस समय इस यात्रा की शुरुआत होती है। और आज हम गोविंद घाट से आगे की यात्रा के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप यहां से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा सकते हैं और कितना समय और खर्च लग सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं यह बता दूं कि गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब तक की कुल दूरी करीब 16 किलोमीटर है, जबकि इस प्रकार की किसी भी यात्रा के लिए जब पैदल चलना शुरू किया जाता है तो ये दूरियां और भी लंबी लगने लगती है। लेकिन ऐसी यात्राओं पर जाने वाले यात्रियों के मन में जब तक उस स्थान को लेकर आस्था और पूरा विश्वास न हो तब तक वे इस प्रकार की या इस यात्रा को ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह जान ले कि अगर आपके पास पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार की कोई दूसरी यात्रा करने का पहले से ही अनुभव है तो आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चाहे फिर आप अकेले ही इस यात्रा में जा रहे हैं या फिर आप अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के अन्य सदस्यों या फिर किसी भी ग्रुप के साथ हो। इसके अलावा यहाँ यह भी ध्यान रखें कि ऐसी दुर्गम स्थानों वाली यात्राओं में अक्सर BSNL का सिम या फोन नंबर ही चल पाता है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे स्थान आम शहरों या रिहायशी क्षेत्रों से बहुत दूर और अलग थलग होते हैं। इसलिए यहाँ प्राइवेट ऑपरेटरों के द्वारा लगभग ना के बराबर ये सुविधाएं दी जाती हैं। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूँ। तो अगर हम हेमकुंड साहिब के पैदल यात्रा वाले रास्ते की बात करें तो यह रास्ता करीब 16 किलोमीटर लंबा और शुरुआत का करीब 8 किलोमीटर का रास्ता इतना कठिन नहीं है जितना कि इस यात्रा का अगला 8 किलोमीटर लंबा रास्ता है। यानी कि अगले दिन की यात्रा में आने वाले 6 किलोमीटर के बाकी रास्ते में भी आप जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे यह रास्ता और भी कठिन होता जाएगा। गोविंद घाट से ही इस पैदल यात्रा की शुरुआत होती है और गोविंद घाट से चलने पर 10 किलोमीटर आगे घाघरिया नाम की वह जगह आती है जो इस यात्रा में दूसरा सबसे खास पड़ाव है। घाघरिया को यहाँ गोविंद धाम के नाम से पहचाना जाता है। अगर आपके साथ इस यात्रा में परिवार के छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं तो फिर आपको गोविंद घाट से सुबह करीब 7 बजे तक इस पैदल यात्रा की शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि आप करीब करीब 7 से 8 घंटे में एकदम आराम से घाघरिया के अगले पड़ाव तक पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो यात्रा की शुरुआत में गोविंद घाट से 3 किलोमीटर आगे पुलना नाम की एक जगह तक जीप की सवारी करके भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करीब करीब 40 से 45 रुपए एक सवारी के हिसाब से किराया देना होगा। वैसे ज्यादातर यात्री यहाँ भी पैदल चलना ही पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ पालकी, घोड़ा, खच्चर या अपने सामान के लिए कुली की मदद लेना चाहते हैं तो वह सुविधा भी यहाँ उपलब्ध हो जाती है, लेकिन यह आपके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है और आपके बजट से बाहर भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास सामान थोड़ा ज्यादा है तो आप यहाँ कुली यानी पिट्ठू की सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पिट्ठू आपसे 800 से 900 रुपए तक ले लेगा। इसमें आप चाहें तो सामान के साथ बच्चे को भी पिट्ठू की पीठ पर बैठा सकते हैं। अगर आप खुद भी यहाँ घोड़े या खच्चर की सवारी करना चाहते हैं तो 10 किलोमीटर की इस दूरी में आपको करीब करीब 1500 से 1700 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। घोड़े या खच्चर की सवारी करने पर यह रास्ता लगभग 2 से 2.5 घंटे में आराम से पार हो जाता है। हालांकि यहाँ पैदल यात्रियों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि घोड़े की सवारी बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। मात्र इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पैदल चलने वाले यात्रियों के साथ 10 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को भी आप बहुत ही जोश और उत्साह के साथ पैदल चलते हुए देख सकते हैं। गोविंद घाट से थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ एक चेक पोस्ट मिलती है, जहाँ से अगर आप घोड़े की सवारी करते हुए निकलते हैं या फिर आपके साथ पिट्ठू है तो आपको इस चेक पोस्ट पर 100 रुपए की एक पर्ची कटवानी होगी। आपके ये 100 रुपए यहाँ पर्यावरण के लिए सहयोग राशि के नाम पर होती है। इसके अलावा इस पैदल रास्ते में कई जगहों पर चाय, नाश्ता या खाने पीने की सुविधाओं के अनुसार ढाबे और रेस्टोरेंट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें खाने पीने का हर सामान करीब करीब डबल कीमत में मिलता है।
तो गोविंद घाट से इस 10 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है और घांगरिया नाम के एक गांव में पहुंचकर इस यात्रा में दूसरा सबसे खास पड़ाव आता है। इसके अलावा यहाँ घांगरिया का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस स्थान के आसपास पहाड़ों पर ट्रेकिंग के दीवानों और अन्य पर्यटकों को भी देखा जा सकता है। घांगरिया में आपको बजट के अनुसार कई सारे छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट मिलते हैं। घांगरिया समुद्र तल से करीब 3049 मीटर यानी करीब 10,003 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए यात्रा के दिनों में यहाँ का तापमान करीब 15 डिग्री तक रहता है, जबकि सुबह और शाम के समय यहाँ सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ जाती है। यह वही घांगरिया है जहाँ से फूलों की घाटी के लिए करीब 4 किलोमीटर लंबा एक अन्य पैदल रास्ता भी जाता है। अगर आप यहाँ से फूलों की घाटी के लिए भी जाना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आपको हेमकुंड साहिब की यात्रा का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी के लिए जाने वाला रास्ता भी बहुत दुर्गम है और वहाँ भी आपको पैदल ही चलकर जाना होता है और उसी दिन शाम होने से पहले वापसी में घांगरिया आकर रात गुजारना पड़ता है। ऐसे में अगर आप पहले दिन फूलों की घाटी होकर आ जाते हैं तो आपको थकान हो सकती है और फिर अगले दिन श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ एक और बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा के साथ साथ इस फूलों की घाटी में भी घूमना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ 15 अगस्त से 30 सितंबर के बीच का समय ही चुनना होगा। घांगरिया में करीब करीब हर बजट के अनुसार होटल का कमरा मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपका बजट यहाँ कम या बहुत कम है तो आप यहाँ श्री गोविंद धाम गुरुद्वारे में भी आराम से रात गुजार सकते हैं। वैसे अधिकतर यात्री श्री गोविंद धाम गुरुद्वारे में ही रात को ठहरना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ GMVN यानी गढ़वाल विकास मंडल की ओर से गेस्ट हाउस भी उपलब्ध है, जिनमें करीब 1400 रुपए से 3000 रुपए तक में अच्छी सुविधाओं वाले कमरे मिल जाते हैं। और अगर आपका बजट इससे भी कम है तो आप यहाँ डोरमेट्री में भी रह सकते हैं। डोरमेट्री में रहने के लिए आपको यहाँ करीब 300 रुपए तक में जगह मिल जाएगी। घांगरिया गांव में यानी गोविंद धाम में पहुंचकर यहाँ के गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम में मत्था टेकने के बाद सभी यात्री यहाँ लंगर प्रसाद का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ अपनी पसंद के अनुसार भोजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ बजट के अनुसार कई सारे रेस्टोरेंट और ढाबे उपलब्ध हैं। तो घांगरिया यानी गोविंद धाम इस यात्रा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ हम यह भी बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब में रात को ठहरने की व्यवस्था नहीं है और दूसरी बात यह कि यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब की एक तरफ की दूरी करीब 6 किलोमीटर है और आपको घांगरिया से चलकर हेमकुंड साहिब के दर्शन करके वापस उसी दिन इस पड़ाव पर लौटना भी होता है। ऐसे में आपकी यह यात्रा कुल 12 किलोमीटर की हो जाती है। इसलिए अगर आप घांगरिया से सुबह करीब 4 से 5 बजे तक भी पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं तो आप हेमकुंड साहिब तक आराम से करीब 4 से 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर आप घांगरिया से घोड़े की सवारी करके भी जाना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ से करीब 4 किलोमीटर के बाद आगे का करीब 2 किलोमीटर बर्फ से ढका रास्ता पैदल चलकर ही पार करना होता है। श्री हेमकुंड साहिब पहुंचने से करीब 1 किलोमीटर पहले यहाँ 2 अलग अलग रास्ते देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक रास्ता थोड़ा छोटा लेकिन सीढ़ियों वाला है, इसलिए इस रास्ते का उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जैसे ही इस यात्रा का यह पैदल रास्ता खत्म होता है, चारों तरफ से बर्फीली चोटियों से घिरा श्री हेमकुंड साहिब का पवित्र गुरुद्वारा और वह सरोवर जिसे अमृत कुंड भी कहा जाता है नजर आते ही ऐसा लगता है मानो यात्रियों की सारी थकान अपने आप ही मिट जाती है। यहाँ पहुँचते ही महसूस होने लगता है कि अगर कोई ब्रह्मांड की दिव्य और पवित्र आत्माओं को अपने आसपास महसूस करना चाहता है तो वह भी अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो यहाँ अवश्य पहुँचे। श्री हेमकुंड साहिब की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 15,000 फीट है, यानी करीब 4,572 मीटर है। इसलिए जिन दिनों में मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप होता है, उन दिनों में भी श्री हेमकुंड साहिब का न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री तक होता है, जबकि अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री तक रहता है। श्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर कई यात्रियों को सबसे पहले उस पवित्र अमृत सरोवर कुंड
यानी हेमकुंड साहिब के बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हुए भी देखा जा सकता है और उसके बाद दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद संगत यानी यात्री लंगर हॉल में पहुंच जाते हैं, प्रसाद छकते हैं और गर्मा गर्म चाय भी पीते हैं। श्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद आपको इतना समय मिल जाता है कि आप वहां थोड़ा सुस्ता लें और फिर वहां से करीब करीब 2 बजे तक श्री गोविंद धाम यानी घांगरिया के लिए वापस भी हो ले, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि श्री हेमकुंड साहिब का मौसम दोपहर के बाद अचानक बिगड़ने लगता है। अगर आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग भी इस यात्रा में शामिल हैं तो जितनी जल्दी हो सके वहां से घांगरिया के लिए निकल जाना चाहिए, वरना बदलते मौसम के कारण परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको शाम के करीब करीब 6 बजे तक गोविंद धाम यानी घांगरिया के पड़ाव तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ एक और बात का ध्यान रखना है कि अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों में मौसम कभी भी खराब हो जाता है, जिसके कारण आप रास्ते में कहीं भी फंस सकते हैं और अंधेरा भी हो सकता है। ऐसे वक्त के लिए आपको अपने साथ एक टॉर्च और एक अच्छी क्वालिटी की बरसाती भी रखनी चाहिए। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।